हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है मैट्रिसेस का, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे रिलेटेड होंगे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। ये हम ऑलरेडी इसकी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम लोग जो जो प्रूफ हम लोग ने इन जनरल देखा था या फिर जो प्रूफ हमने छोड़ दिए थे उसी सारे रिजल्ट को या प्रूफ को हम लोग क्या करेंगे, आज सिंपल एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करेंगे। सारे रिजल्ट को एग्जाम्पल की मदद से आज हम लोग प्रूव करेंगे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में भी हेल्प होगा और इसके साथ ही साथ आपको जो रिजल्ट है वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप लेक्चर लेने बैठ रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बुक और पेन साथ में लेके बैठना है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है और इसके बाद वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो, कहीं भी स्किप नहीं करना है किसी भी पार्ट को। और ये जो हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं वो सारे किसके लिए हैं, 2022 के लिए, ताकि हमारा पूरा फाउंडेशन अच्छा हो जाए मैथमेटिक्स पे और जितने भी टॉपिक है उसको डिटेल में हम लोग कवर कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। हमारे पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है कि हम लोग पूरी तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। एक बार हमारा जब टॉपिक कवर हो जाएगा, उससे रिलेटेड अब तक जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो सीईटी में पूछे गए हो या आईआईटी जेईई में, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर आईसीएआई में। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए। और वैसे ही मैं आपको पहले इतने सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आपको हर एक क्वेश्चन समझा देता हूँ और उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। इसमें मैं आपको बोर्ड पे आज नहीं बताऊंगा, बल्कि इसका सॉल्यूशन लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है, अगर नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियो को, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको ईजी, सारे क्वेश्चंस ईजी लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमको सॉल्व करना है और उन सारे रिजल्ट को रिटेन करके रखना है। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चन पहले डिस्कस समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। अब आप सभी को पता होगा ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट रो में लिखा है सीधे सीधे उसको कॉलम में लिख दो। जैसे 1 3 फर्स्ट रो में है तो वो कॉलम में आना चाहिए, 4 -4 और 5 सेकेंड रो में, उसको सेकेंड कॉलम में लिख दो। और ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसी का रिवर्स, यानी कि 2x2, तो मतलब सेम आया ना। तो जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम सेम होंगे, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम नहीं होता है। मैट्रिक्स भले चेंज हो जाए लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो हमें क्या ये समझ में आ गया, ऐसे सेकेंड भी करना है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक फॉर्मूला डिफाइन होना चाहिए उसके एलिमेंट का, जिससे कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम लोग फाइंड कर सके। अब ये हमारे पास एक रूल बोल सकते हो या एक फॉर्मूला है डिफाइन किया है, जिसका यूज करके हम एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। और ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे पहला टॉपिक था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा है कि वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों का बिहेवियर चेक करेंगे कि क्या दोनों मैट्रिक्स में से वो कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि जो बिहेवियर ए का होता है वही सेम ए ट्रांसपोज का होगा। यानी कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, थर्ड में सिंपल सा रिजल्ट, ये भी हम इसका यूज किए प्रूव करने के लिए कि जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और आप क्या कर रहे हो, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
आपको रूल पता है कि कैसे किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये स्केलर का रूल है। और अब क्या कह रहा है, उसी का ट्रांसपोज ले लो, मतलब मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज ले लो। मतलब ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है कि एक काम करो, आप पहले ही ट्रांसपोज ले लो और इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, वेयर अल्फा इज ए स्केलर, एनी नंबर हो सकता है, सिंपल नंबर। तो इसी एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करेंगे। जैसे स्केलर यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है, और ये कह रहा है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ही ट्रांसपोज लेके 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि दोनों आंसर सेम होंगे। तो इस चीज को प्रूव करना है हम लोग, तो एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा क्वेश्चन था कि ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज निकाल दो। ऐसे सेकेंड 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप सिंपल क्या करोगे, जो एलिमेंट रो में लिखा है उसको फर्स्ट कॉलम, जो एलिमेंट सेकेंड रो में है सेकेंड कॉलम, जो एलिमेंट थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में लिख दो, कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर का, मैट्रिक्स के एलिमेंट डिफाइन करो A11 A12, और उसके बाद उसको रूल गिवन है कि इसके हर एक एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया कि i माइनस जे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू आई माइनस जे। अब i और j क्या होगा, जब हम एंट्री लिखते हैं A11 A12, तो जो सफिक्स है उसी को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे पुट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A11 कैलकुलेट करना है, तो 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 और ये हमारा j होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 जीरो, तो 0 इंटू 2 0, तो हमारा जो फर्स्ट एंट्री आ गया वो 0 आ गया। ऐसे सेकेंड एंट्री क्या होगा, 1 2 गिवन है A12 है, मतलब 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू 2 तो माइनस 2, तो सेकेंड आंसर हमारा आ जाएगा -2। ऐसे हर एक एंट्री आप फाइंड कर सकते हो, और ऑलरेडी ये इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं कि कैसे हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारी वैल्यू फाइंड करके जो रूल गिवन है 2 इंटू आई माइनस जे, ये हमारे सामने एक मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा था कि पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म कर दो और फिर ये डिसाइड करो कि ए क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक है, और सिर्फ ए ही नहीं बल्कि उसका ट्रांसपोज का भी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, ए सिमेट्री कब होता है, जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, और स्क्यू सिमेट्री कब होता है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए। ऐसे ही अगर हमें ए ट्रांसपोज का निकालना है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 बार ट्रांसपोज देने से फिर से ए आ जाता है, तो मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सेकेंड, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, तो सिंपल में इसको कैसे लिख सकता हूं, जैसे ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो जब मैं सिमेट्रिक की बात करता हूं, तो ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जब ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा ए, तो मतलब वही डेफिनेशन आ गया जो ए का डेफिनेशन है, मतलब ए और ए ट्रांसपोज का बिहेवियर सेम है, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे अगर माइनस ए के इक्वल आ गया, बट ये क्या आ जाएगा, माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो हम कहते हैं कि ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है। अब यहां पे ध्यान दो, ए और ए ट्रांसपोज तो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 -2 -4 है और यहाँ पे 0 2 4 है, बट जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ए और माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया। अब ये अगर इक्वल हो गया तो इससे हमको ये पता चलता है कि ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी हमने प्रूव किया कि ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल होगी।
अब एक काम करो, दोनों को माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों साइड से माइनस ए मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर ए को ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है तो ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज की बात करो या ए की बात करो, दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यही हमको चेक करना था कि एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाओ और उसके बाद वेरीफाई करो कि क्या वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमको ये पता चला कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आगे से याद रखना, A is a symmetric, then A transpose is symmetric. If A is a skew symmetric, then A transpose is a skew symmetric. तो दोनों ही का सेम बिहेवियर हो। थर्ड क्वेश्चन क्या था, स्केलर वाला, कि पहले आप स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसका ट्रांसपोज लो, वो हमेशा इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, कि पहले ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। और वही क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और उसके बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो इक्वल होगा कि पहले ही ट्रांसपोज लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रहा मैट्रिक्स और ये रहा 2। किसी मैट्रिक्स को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स के हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि स्केलर से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये मिल रहा है। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिए तो ये आ गया। अब इसको इक्वल बताना है 2A ट्रांसपोज के, यानी कि पहले ट्रांसपोज लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, A का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया A का ट्रांसपोज और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये पता चला कि जब हम प्रूव करते हैं तो RHS LHS की इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो LHS था वो RHS के इक्वल हो गया, यानी कि LHS RHS इक्वल है। और LHS क्या था, 2A का ट्रांसपोज, RHS क्या था, 2 इंटू A का ट्रांसपोज, ये दोनों इक्वल आ गए। तो एक रिजल्ट हो गया कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लो, ये हमेशा इक्वल होगा किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो। अरे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों इक्वल होता है। पहले मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज, इक्वल होता है कि पहले ट्रांसपोज लेके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम था, तो आपको होमवर्क में करना है। वहां पे 2 को रिप्लेस कर दिया गया है 3 से, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक सिंबल यूज किया आई, तो आपको आई को ध्यान नहीं देना है। आई सिर्फ ऐसा समझो कि वो एक नंबर है। आगे चल के वैसे तो आपको पता ही होगा क्योंकि 11th हो चुका है, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा। जिसने पढ़ा है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि आई एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी है, √-1, एक नंबर है, रूट के अंदर -1। बाकी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है कि क्या है क्या नहीं। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछ रहा है कि, बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लोगे तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल, अब भी हम लोग चेक करके आए कि इसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब ये डायरेक्टली ये कह रहा है कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक का पहला पहचानने का तरीका क्या है कि उसके डायगोनल पे एलिमेंट 0 होने चाहिए। पहला कंडीशन तो यही है। क्लियरली दिख रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 है। अब सिर्फ ये देख लो कि क्या जो डायगोनल के ऊपर है क्या उसी का साइन चेंज करके नीचे लिखा है। मतलब जो एलिमेंट रो में लिखे हैं क्या उसी को साइन चेंज करके कॉलम में लिखा है। देखो फर्स्ट रो में क्या है, 0 1 + 2i i - 2। अगर फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 का तो 0, -1 - 2i आ जाएगा। देखो फर्स्ट कॉलम में वही लिखा है। और लास्ट क्या है, i - 2। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2 - i हो जाएगा। i - 2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस यानी 2 और i माइनस में यानी कि 2 - i, वही दिख रहा है। अब सेकेंड चेक कर लो कि फर्स्ट को सेकेंड रो में क्या आ रहा है, -1 - 2i। जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 + 2i, और -7 को जब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो +7। मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 +
2i 0 7, क्या यही सेकेंड रो पे लिखा है? देखो सेकेंड रो पे यही है। ऐसे आप थर्ड रो को चेक कर सकते हो कि उसी का साइन चेंज कर देंगे तो 2 माइनस आई का i-2, 7 का -7 और 0 का तो एज इट इज। या फिर ये देख लो कि क्या जो डायगोनल के ऊपर लिखा है कि उसी को डायगोनल साइन चेंज करके लिखा गया। हाँ, तो 1 + 2i को साइन चेंज करेंगे तो -1 - 2i, i-2 का साइन चेंज करेंगे तो 2 - i और -7 का साइन चेंज करेंगे तो 7। इससे ये पता चल गया कि ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। आगे चल के हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। और इसके अलावा अगर पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पीपीटी ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए बी सी दिया है। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूफ इसका यूज भी कर चुके, प्रूफ नहीं किया, यूज किए। प्रूफ हम लोग अभी एग्जाम्पल की मदद से कर देंगे कि सिंपल। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, ये ए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये आप लोग जब लिखना तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? मतलब सिंपल सी बात है, पहले ऐड कर लो, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करके फिर ट्रांसपोज लो, या फिर एक काम करो पहले ट्रांसपोज लेके ऐड करो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम होगा। वही चीज प्रूव करना है। ऐसे ही मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके फिर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होता। एडिशन वाला मैं आपको बता दे रहा हूं, सब्ट्रैक्शन वाला आप खुद कर सकते हो। 7th क्वेश्चन में क्या करना है? एक एक्सप्रेशन गिवन है 3a - 2b + c = i, और आपको कैलकुलेट करना है c। तो जब आपको c का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, अब जब c का ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है तो पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? c। तो एक काम करो, एक तो आप डायरेक्ट ट्रांसपोज का रूल लगा सकते हो, या फिर c कैलकुलेट करके सिंपल c का ट्रांसपोज निकाल दो। अब c कैलकुलेट करने के लिए सारे जो, जैसे इक्वेशन में क्या करते हैं, जो फाइंड करना है उसको एक साइड रखो, बाकी जो नहीं फाइंड करना है, जो भी नोन वैल्यू उसको राइट साइड में कर दो। तो अब देखो c कैलकुलेट करना, c को यहीं रखेंगे, बाकी i - 3a और +2b, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, जब जो सेकेंड साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2b। मतलब यहाँ पे जो 3a - 2b था, राइट साइड में जाके -3a + 2b हो गया, और c को यहीं रखे और i भी वहीं राइट साइड में था। और i क्या है? देखो सारे मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के हैं, तो आइडेंटिटी भी कितने में? i का मतलब होता है कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक काम करते हैं थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहला मैट्रिक्स डायगोनल, डायगोनल पे सिर्फ कंडीशन था डायगोनल के बाहर, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं था कि डायगोनल के बाहर वाले एलिमेंट, मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल के नीचे एलिमेंट, या फिर ये कहते हैं डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0। डायगोनल पे फ्री है कि कोई भी एलिमेंट लिख दो, लेकिन डायगोनल के बाहर रिस्ट्रिक्शन था कि डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। फिर आता है स्केलर, वो डायगोनल पे भी कंडीशन लगा देता है, और ऐसी कंडीशन लगाता है कि सारे एलिमेंट सेम आने चाहिए, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड आता है आइडेंटिटी, वो कहता है सेम में भी एक ही एलिमेंट, और वो क्या है? 1। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल के सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऐसा एक ही मैट्रिक्स होता है, यूनिक मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी, कि डायगोनल पे 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब ये देखो, तो ये हमारे पास I इज द यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे? सिंपल सॉल्व कर देंगे। हमें एडिशन करने भी आता है, हमें सब्ट्रैक्शन करने भी आता है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने भी आता है, सारी चीज़ें हमें पता है, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल, कुछ नहीं करना था। ये एक मैट्रिक्स गिवन था, इसका ट्रांसपोज निकाल दो, ठीक है। ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं? जो रो में लिखा है उसी को कॉलम में लिख दो, जो सेकेंड रो पे उसको सेकेंड कॉलम, जो थर्ड रो में लिखा उसको थर्ड कॉलम में लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ ए ही लिखें, ए का ट्रांसपोज लिखना है। जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो हमने वहाँ पे रो में लिखा था उसको कॉलम में लिख दिए, जो सेकेंड रो में था उसको सेकेंड कॉलम में लिख दिया, जो थर्ड रो में था उसको थर्ड कॉलम में। उसको किसके इक्वल बताना है? ए ट्रांसपोज को -a के इक्वल बताना है। तो इसके हर एक एलिमेंट को जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक मैट्रिक्स आ रहा है, जो कि किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल। देखो सेम है, 0 1 -1 -2i 2 - i, यानी कि ये ट्रांसपोज
किसके इक्वल है, माइनस है। तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स कैसा है, LHS RHS इक्वल है, यानी कि जो हमको प्रूव करना था कि A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के इक्वल होती, वो हमने प्रूव कर दिया, यानी कि ये मैट्रिक्स Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसको सम करके फिर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज देके सम करो, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस एग्जांपल की मदद से हम लोग प्रूव करते हैं। कह रहा है पहले ऐड कर दो, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने आता है सिंपल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। जैसे 2 को ऐड कर दो, 2 के साथ 4, -3 को ऐड कर दो 1 के साथ तो -2। तो सारे मैट्रिक्स को ऐड करने पे ये आ रहा है। और अब ऐड करने के बाद फिर ट्रांसपोज देना है, तो ऐड करके फिर ट्रांसपोज लो। तो जब ऐड करके हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, 4 9 -9 -2 -5 और 4। अब इसको इक्वल बताना है, किसके इक्वल बताना है कि आप पहले दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और बाद में दोनों को ऐड करो। ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, दोनों का पहले ट्रांसपोज देना है। तो ये A का ट्रांसपोज, ये B का ट्रांसपोज। अब दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 2 देखो 4 के इक्वल आ गया, यहाँ पे भी 4, 5 + 4 किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। फिर ऐसे ही -6 -3 -9 के इक्वल आ गया। मतलब ऐसे ही हर एलिमेंट सेम आ रहा है किसके, A + B के ट्रांसपोज। मतलब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, A + B के होल ट्रांसपोज के इक्वल। तो यहाँ से हमें एक सेकेंड रिजल्ट पता चल गई, जैसे स्केलर में था कि पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो, वो इक्वल आता है कि पहले ट्रांसपोज लेके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो। सेम उसी तरीके से एडिशन में भी ये रूल फॉलो होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं होता, वहाँ पे रिवर्सल लॉ यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मैट्रिक्स को पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो। ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर रहे हैं, तो दोनों में कोई इफेक्ट नहीं होता। आप पहले ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके ऐड करो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसमें ऐसे थर्ड वाला माइनस वाला आप खुद प्रूव कर सकते हो। अच्छा ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, हमें C के मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये इक्वेशन गिवन है 3A - 2B + C = I। ये इक्वेशन है और इसका यूज़ करके हमें C कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल C को एक ही साइड रखेंगे। ये सारी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, 2 × 2 ऑर्डर का 1 0 0 1 के आइडेंटिटी, डायगोनल पे 1 बाकी सारे एलिमेंट 0। और ये हमारे पास LHS में। बट हमें कैलकुलेट क्या करना, सिर्फ C कैलकुलेट करना है। तो जितने भी नॉन वैल्यू उनको RHS में लिख दो। मतलब C को यहीं रख के ये जो सारे थे ऐसे साइन चेंज करके यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे प्लस है तो राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 0 0 1 माइनस, अब 3 को मल्टीप्लाई करना है A मैट्रिक्स से, माइनस B को मल्टीप्लाई करना है 2 से। और A मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 5 4 -2 और 3। जब इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। ऐसे सेम इस मैट्रिक्स को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया। तो अब इसको माइनस करके हमें C निकालना है। तो इस तरीके से हम लोग C कैलकुलेट किए। बट हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था C का ट्रांसपोज। तो C के ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, जो एलिमेंट रो में है कॉलम में लिख दो, जो एलिमेंट सेकेंड रो में है उसको सेकेंड कॉलम में लिख दो। तो इस तरीके से हम लोग C का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो फाइंड करना था उसको LHS में रखें और जो नहीं फाइंड करना था उसको RHS में रखें। फिर हर एक वैल्यू को पुट करके हमने स्केलर का यूज़ किया, मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का और सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन का यूज़ किया। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके सॉल्व कर रहे हैं और इसकी मदद से हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। एक बार हमें प्रॉपर्टी जितनी आपको पता चल जाएगी तो सब आपको रिटेन करके रखना है।
तो जितनी प्रॉपर्टी आप रिटेन करके रखोगे, एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, वहां पे आप सॉल्व नहीं करोगे बल्कि आप प्रॉपर्टी देख के आंसर टिक करोगे। ठीक है, तो जब हम आंसर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है अच्छे लेवल के एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आपको प्रॉपर्टी पे जो रिजल्ट होते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है ए ट्रांसपोज 4B ट्रांसपोज कैलकुलेट करना। तो एक काम करता हूँ, एक वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, सेकेंड आप कैलकुलेट कर दो। अब इसमें देखो, ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई ऑलरेडी हम लोग एक कर चुके हैं ना, कि सम करके ट्रांसपोज दो या ट्रांसपोज लेके सम करो, दोनों सेम आता है। वहां पे क्या था, एक इसमें ना कॉम्बिनेशन लिया है। मतलब जैसे मुझे पता है कि मैं पहले ट्रांसपोज लूं और फिर सम करूं, या फिर सम करके ट्रांसपोज दो, दोनों सेम होगा। मतलब मैट्रिक्स को सम करो ऐड करके ट्रांसपोज ले लो, या फिर ट्रांसपोज लेके ऐड करो, दोनों सेम होता है। यही सेम चीज़ हमें स्केलर के लिए पता है कि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ट्रांसपोज दो, या फिर ट्रांसपोज लेके स्केलर से दोनों सेम होता है। तो स्केलर और एडिशन को बस वहाँ पे 2 मैट्रिक्स था, यहाँ पे 3 मैट्रिक्स में दोनों प्रॉपर्टी यूज करके एक सिंगल बनाया गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके ट्रांसपोज दो या फिर ट्रांसपोज लेके लीनियर कॉम्बिनेशन हो, दोनों का आंसर सेम होता है। ठीक है, तो ये आगे चल के बहुत यूजफुल होता है जब हम कुछ हाईयर स्टडी पढ़ेंगे कि ए 2B 2C हमने क्या किया, 3 मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और फिर ट्रांसपोज ले रहे, या फिर हम पहले ट्रांसपोज लेके फिर उनका कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी आंसर सेम होगा। तो ये इक्वालिटियां पहले ओपन हो जाएगा कि ए का ट्रांसपोज 2B का ट्रांसपोज 2C का ट्रांसपोज। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर लेके B का ट्रांसपोज ले लेंगे और 2 को बाहर लेके C का ट्रांसपोज। तो इसी चीज़ को है जैसे हमने वो प्रूव किया था वैसे ही आप प्रूव कर लेना। बाकी 8 में से मैं एक फाइंड करके दे रहा हूँ, सेकेंड होमवर्क में कर लेना। बाकी 9th ये मैं वेरीफाई वाला एक आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आपको वेरीफाई करना है, और सबको वेरीफाई करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे आपको 9th वाला खुद करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है ए ट्रांसपोज प्लस 4B ट्रांसपोज। बाकी ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब ये एक मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज लेना है, और फिर 4 को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ले लिया, और अब क्या करेंगे, इस बी के ट्रांसपोज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए और ये बी को ट्रांसपोज को 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारे पास आ गया, और सिंपल दोनों को ऐड करना। तो दोनों को ऐड करने पे ये आ गया। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है। पहले ट्रांसपोज लो, बी का ट्रांसपोज लो, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। तो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो एक्चुअल में पहले आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ये बताना सीखा है। अब जैसे ये सॉल्व किया गया है, इसी की मदद से आप क्या करोगे, इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पहले सॉल्व करोगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके फिर कॉम्बिनेशन लो, दोनों ही आंसर क्या होते हैं, सेम आते हैं। ऐसे आप सेकेंड वाला कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ईजी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जो लेक्चर है अगर आप हर एक लेक्चर को लेके सारे नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। और टाइम, और आपको क्या करना है, हमेशा उसको रिवीजन भी करना है। जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब ये भी देख लेते एक बार पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो, इसमें वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका और एक तो एडिशन का यूज करके, एक तो डायरेक्टली आप इसे प्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है तो आपको एग्जाम्पल की मदद से वेरीफाई करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं भी दिया होता तब भी हम इसको वेरीफाई कर सकते थे। तो मैं आपको नोट में लिख के भी दिया हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो हमें एडिशन का रूल पता है कि
ए पे ट्रांसपोज आ जाएगा प्लस बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज आ जाएगा। अभी हम लोग प्रूव करके आए कि सम करके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज लेके सम करो। तो ये कह रहा है ए प्लस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देने से अच्छा है हम ए का ट्रांसपोज ले लें, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें और फिर ऐड कर दें। तो ए का ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यही तो हमको प्रूव करना था। एक तो डायरेक्टली हम प्रीवियस रिजल्ट का यूज करके इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल की मदद से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ये रिजल्ट है वो ट्रू होता है। 11th में ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करना है, बट हमने इन जनरल प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये रिजल्ट प्रूव किया है कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, वो हमेशा एक क्या मिलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को माइनस कर दो ए ट्रांसपोज से, ये भी हमेशा क्या मिलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट ये है, इसी का यूज़ करके किसी भी मैट्रिक्स को हमने देखा था कि उसको एक समेशन में लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, एक सिमेट्रिक ले लोगे और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यूज़ करके आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। यह हमने ऑलरेडी देखा था। थोड़ा एडजस्टमेंट करके क्या लिखते हैं हम लोग, हमें पता है कि ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो सिमेट्रिक होगा, ए में ए ट्रांसपोज माइनस कर दो तो स्क्यू सिमेट्रिक। और किसी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सिमेट्रिक होता है, मतलब ये भी सिमेट्रिक। किसी स्क्यू सिमेट्रिक में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी सिमेट्रिक, ठीक है। और अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आंसर आ जाता है ए के इक्वल। ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम में मैं किसको लिख सकता हूँ, ए मैट्रिक्स। तो 12th क्वेश्चन यही है कि आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सम के फॉर्म में लिखना है, एक तो सिमेट्रिक और एक तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ए मैट्रिक्स में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये मिल गया आपका सिमेट्रिक। एक में माइनस कर दो ए ट्रांसपोज और 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको देखो 2 तो साइड बाय, सिर्फ एक बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज ही सिमेट्रिक है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पे सिमेट्री पे इफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे उसके स्क्यू सिमेट्री पे इफेक्ट नहीं होता। तो सिर्फ एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो एक इक्वल आ जाए, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करने पे एक इक्वल आता है। तो एक मैट्रिक्स मतलब जो एक टर्म है ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये स्क्यू सिमेट्रिक, और एक टर्म जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये सिमेट्रिक है, और दोनों को ऐड करके ए बनता है। तो यही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो 12th क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए में ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास ए मिल जाएगा। तो वो जो पहला पार्ट है वो फाइंड करना है और जो सेकेंड पार्ट है स्क्यू सिमेट्रिक, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो एक एक को सॉल्व करते हैं हम लोग। ये ए गिवन है, ये बी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग ने, या फिर ये कह सकते हैं इन जनरल भी प्रूफ किया है और एग्जाम्पल की मदद से प्रूफ कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ए को और बी के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे। तो पहले उसके लिए बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले तो ऑर्डर सेम नहीं था, लेकिन बी का ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3, लेकिन बी का ट्रांसपोज लेंगे तो 2/3, क्योंकि हमें पता है एलिजिबिलिटी है किसकी, एडिशन की, कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए, सिंपल ऐड कर दो और ऐड करने का उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो एंट्री क्या आ रहा है हमारे पास, 1 -1 -1 4 0 0। तो यही चीज़ हमें कैलकुलेट करना RHS से, कि ए का ट्रांसपोज में बी ऐड कर दो, ए के ट्रांसपोज में बी ऐड कर दो।
तो ये ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे और ये बी है, तो ए का ट्रांसपोज लेने पे ये आ गया और ये बी है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। अब इसको ऐड कर देंगे तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया, क्योंकि वो भी क्या था 1 -1 -1 4 0 0। तो देयर फोर RHS इज इक्वल टू LHS, यानी कि A प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ए और बी के ट्रांसपोज का सम लेके फिर ट्रांसपोज करो, वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज और बी के सम के। नोट डाउन, जो मैंने आपको नोट बताया था कि डायरेक्टली भी हम पिछले रिजल्ट का यूज करके इसको प्रूव भी कर सकते हैं। बाकी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको प्रूव करना है, या फिर मैं ऑलरेडी कर चुके हैं डेफिनेशन का यूज करके कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज नेगेटिव होता है। जो एग्जाम्पल दिया है उसकी मदद से आप लोग क्या कर दो, उसको एक बार प्रूव कर दो। तो सॉल्यूशन 11 ऑलरेडी इन जनरल प्रूव कर चुके हैं, तो आप लोग को क्या करना है, उस एग्जाम्पल को खुद से ट्राई करना है। सॉल्यूशन नंबर 12। अब 12 में देखो, 12 में ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये सिमेट्रिक होता है और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, और ए को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिमेट्रिक है क्योंकि आप पीछे प्रूव करोगे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, तो भी सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, या फिर आप खुद प्रूव करो। स्केलर वाला प्रूव कर चुके हैं कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो वो उसके सिमेट्रिक पे या स्क्यू सिमेट्रिक पे इफेक्ट नहीं करता है। मतलब अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयर फोर ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, और दोनों को ऐड करोगे तो ए आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से a/2 यहाँ से a/2, तो a/2 प्लस a/2 a, और ये प्लस a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 और माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 कैंसिल। तो अब क्या करो, यहाँ पे ए पुट कर दो, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो ए है और ए का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रो जो था वो कॉलम में आ गया 4 - 2, और जो सेकेंड रो में था वो सेकेंड कॉलम में। ऐसे यहाँ पे ए पुट कर दो और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज और माइनस कर दो दोनों को, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज और 2 से डिवाइड कर दो। अब दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके हमारे पास ये आ गया प्लस, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया। ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करने पे ये मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज को ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करने पे ये आ गया। और मैंने पहले कहा था ये कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक। फर्स्ट वाला जब ए में ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो आप देख सकते हो ये सिमेट्रिक है। पहले चेक कर लो, वेरीफाई कर लो सिमेट्रिक है। जो एंट्री कॉलम रो में है वही एंट्री कॉलम में है, जो एंट्री सेकंड रो में है वही एंट्री सेकंड कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल पे 0 और जो एलिमेंट रो में है उसी को साइन चेंज करके कॉलम में लिख दो, या फिर जो डायगोनल के ऊपर है उसी का साइन चेंज करके डायगोनल के नीचे लिख दो। तो ऊपर -5 नीचे 5, तो ये कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी उसके सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पे इफेक्ट नहीं होता। तो ये वो दो मैट्रिक्स हैं जब हम किसी ए को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। यही हमारा क्वेश्चन था। और सेकेंड क्वेश्चन जो है 3x3 के लिए ऐसे आपको कैलकुलेट करना। क्या करोगे, ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, वो सिमेट्रिक वाला पार्ट है। ए में ए ट्रांसपोज को माइनस कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और यही दो मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है जो एक्सप्रेस कर सकते हैं ए को एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। अब देखो 12 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। अब क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था, जैसे स्केलर में पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज अप्लाई करो, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके फिर स्केलर मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं। एडिशन में भी कोई इफेक्ट नहीं कि ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके ऐड करो, दोनों सेम। बट ये चीज़ आपको मल्टीप्लिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। रिवर्सल लॉ मतलब जब आप प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज लोगे तो वो ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट कर दो, यहाँ पे वो उल्टा आता है। मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ये रीज़न भी ये है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव अगर हो
तो हम कह सकते हैं रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये रिवर्स में ओपन होता है कि जब भी आपको ए और बी के ट्रांसपोज को ओपन करना है तो ये रिवर्स रूल फॉलो होता है, यानी कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही बी ए ट्रांसपोज निकालना है तो ये भी रिवर्स होगा कि पहले ए ट्रांसपोज होगा इनटू बी ट्रांसपोज। तो यही आपको प्रोडक्ट में रूल याद रखना है। देखो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल गिवन है, आप सिंपल वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। कब? अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करने आता है तो। आपको ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन इसीलिए मैंने आपको बोर्ड पे बताया था ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करने आ रहा है तब अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो। और सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड सिंपल सा रिजल्ट है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ये एक टाइप में आता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स का टाइप है जो हम लोग एकदम आखिरी में पढ़ेंगे, जब एकदम लास्ट में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो उसमें बहुत कुछ है पता होना चाहिए, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको और कुछ एक्स्ट्रा टाइप बताऊंगा जो आपका JEE में यूज़ होगा, क्योंकि वो बाकी किसी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन JEE एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑर्थोगोनल, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडम्पोटेंट, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे एक टाइप होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कि जब कोई मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं दोनों साइड से, ए ट्रांसपोज ए आई इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सिंपल से ये कहना चाहता है कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो आपको ऑर्थोगोनल नाम से नहीं लेना देना है, अगर आप नोट करके लिखना चाहते हो तो नोट करके लिख दो, हियर a matrix is said to be orthogonal if A transpose A is equal to I is equal to A transpose A। दोनों साइड से लिखना। और हमें क्या करना है यहाँ पे से प्रूव करना कि इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जब हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन वाला कि A और B गिवन है, ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज दो, वो इक्वल आता है रिवर्स लॉ में, यानी कि ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो बट रिवर्स ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में नहीं, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है। मैं आपको प्रॉपर्टी पे इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी रिजल्ट है जो वहाँ से बनती है, और इसके वजह से ही बहुत सारे फॉर्मूले जो होते हैं जो इसको ये डिफरेंट बनाती है, किससे? सिंपल नंबर से। अगर ये नहीं होता तो शायद सेम प्रॉपर्टी होती, बट यही सब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट होता है। अब देखो, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन को आपको एलिजिबिलिटी पता होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3x3। अब फाइंड कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को फिक्स कर दो और कॉलम को वेरी करो, सेकेंड रो को फिक्स करके कॉलम वेरी करो, थर्ड रो को फिक्स करके कॉलम वेरी करो। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के पास जितने नंबर ऑफ रो हैं उनको फिक्स करके सेकेंड मैट्रिक्स का जितने कॉलम है उनके साथ क्या करना है? वेरी कराना है। मतलब और मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट रो को जब हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम वाइज, तो रो के हर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉलम के हर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्पेटिबल है तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पहले कंडीशन नहीं चेक किया है तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपने पहले ही चेक कर लिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उसी का यूज करके, जैसे पहले कॉलम में आ रहा है 2 - 1 और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में आ रहा है 0 2, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 2 - 1 जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, तो 2 × 0 0 और -1 × 2 -2, तो 0 + -2
जीरो माइनस टू कितना हो जाएगा, -2। तो पहला आंसर हमारा -2। ऐसे ही आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एलिमेंट को वेरीफाई कर देते हैं, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो ये एंट्री कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो आंसर कितना आना चाहिए, -40 ना। चेक कर लेते, 3 इंटू -4, क्योंकि सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर, तो 3 इंटू -4 -12, और उसके बाद -2 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी कितना आ गया, -4। तो ये क्रॉस चेक हो गया कि सारे एलिमेंट, ऐसे आप हर एक एलिमेंट को चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे पास कि मल्टीप्लिकेशन लेके ट्रांसपोज एरिया। अब आरएचएस लेना है कि पहले ट्रांसपोज लेके रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज लेके रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, बट पहले ट्रांसपोज ले लो। ए का ट्रांसपोज ले लो तो ये आ गया, 2x3 ऑर्डर का था, 3x2 ऑर्डर का हो गया। सेकेंड का ट्रांसपोज लिए, 3x2 ऑर्डर का था, 2x3 ऑर्डर का हो गया। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है, तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3x3। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा। ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड रो, ये आ जाएगा मेरा सेकेंड एंट्री। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, हर रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आप हर एक एलिमेंट ए बी का या फिर जो भी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हो प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता चला कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स के सारे एंट्री इक्वल है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ फॉलो होता है, इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। और ये आगे बहुत जगह यूज होने वाला है, चाहे वो डी मॉर्गन्स लॉ जैसे था, सेम उसी तरीके से इनवर्स में भी यूज करेंगे, यही चीज निगेशन में यूज करेंगे, लॉजिक में, तो इसे हर जगह यूज होने वाला है। तो जितने कॉन्सेप्ट का आप रिटेन करके रखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए यूजफुल होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। और ये सेकेंड वाला आपको होमवर्क क्लियर करना है कि बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये ऑर्थोगोनल वाला कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसके ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो सिंपल कुछ नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और आपको रिजल्ट याद करना है कि साइन स्क्वायर आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स में भी यूज कर चुके हैं पहले ही, और मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं या फिर आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो आपको याद करना है, अदरवाइज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सारे कवर करेंगे। अब इसमें करना क्या था, कॉस, पहले ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लो। तो हमने क्या किया, पहले मैट्रिक्स का यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया। अब इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये ए ट्रांसपोज है और ये ए। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और माइनस साइन इंटू माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। तो और दोनों सबको प्लस करना है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सम करना है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और बाकी ये टर्म जब कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को कॉस से, अब कॉस साइन माइनस साइन कॉस दोनों सेम टर्म है, तो प्लस माइनस 0 अगर सेम है, जैसे ए और माइनस से कितना होता है 0। अगर वैल्यू सेम है और डिफरेंट साइन है तो आंसर क्या होता है 0, तो ये 0 आ गया। ऐसे थर्ड में भी वही हो रहा है कि वैल्यू सेम है डिफरेंट साइन है तो आंसर 0। फोर्थ में फिर से वही आ गया कि जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन साइन के साथ साइन स्क्वायर, कॉस कॉस के साथ कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, जब दोनों ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है 1, आइडेंटिटी। तो देयरफॉर डायगोनल पे 1 बाकी सगे 0। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब मैट्रिक्स के डायगोनल पे तो 1 हो और बाकी सारे एंट्री 0। तो एक ही चॉइस है, यूनिक मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास हो गया
एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, जो आपको नाम से नहीं याद रखना है बट आपको प्रूव करना था कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ए ट्रांसपोज और ए करने पे आंसर आइडेंटिटी। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ने ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हमने अब तक डिस्कस किए उसी को हम लोग ने एग्जाम्पल की मदद से प्रूव किया है और आपका रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में, तो आई होप आपको सारे पॉइंट आज के लेक्चर्स में क्लियर हो गए होंगे आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यू टाइप के, तो आपको सबको आना है लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन थे, टेक्सचुअल क्वेश्चन हो या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो या फिर किसी और टेक्स्ट बुक के, सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे लेक्चर देखे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, अगर वो इसी टाइप, मतलब जितना हम लोग ने डिस्कस किया, अगर उसी में से आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो जो टॉपिक हम लोग ने अब तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड सीईटी में, जेईई में या किसी भी एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर और जाएगा जिसमें हम लोग एमसीक्यू और उसके बाद एमसीक्यू या फिर उसी के साथ कंटिन्यू कर देंगे, जो मैं आपको उसमें हम लोग जेईई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक लेक्चर और एमसीक्यू, उसके बाद फिर हम जेईई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।